Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। पिछली स्लाइड में पिछली पीपीटी में मैंने मॉड्यूल 1 लिया था और उसमें बेसिकली मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4, हम लोगों ने ये 4 धाराएं डिस्कस करी थी और मैंने ये भी बताया था कि कौन से स्कूल्स हैं और कौन से सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के। आज मॉड्यूल 2 में बेसिकली हम कुछ सेक्शंस को, कुछ धाराओं को हिंदू मैरिज एक्ट के डील करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक धारा 5 हो गई, धारा 7 हो गई, धारा 9 हो गई, धारा 11, धारा 12। तो ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। अगर हम जैसे सबसे पहले क्योंकि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो बेसिकली विवाह और तलाक, डाइवोर्स को डील करता है। तो विवाह अगर हम देखा जाए तो कंपेनियनशिप जो है, जो संगति है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसी वजह से लोग शादी करते हैं। एंड शादी एक पहले अगर हम पुराना टाइम ले लें, प्रिमिटिव टाइम में ग्रुप मैरिजेस होती थी और एक ट्राइब्स में ये लोग शादी करते होते थे। पर धीरे धीरे शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ और ये एक्ट बना 1955 में, जो कि बेसिकली मैरिज और डाइवोर्स को डील करता है। अगर हम सेक्शन 5 देखें, ये बताता है असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज, यानी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हिंदू मैरिज करनी होती है, विवाह करना होता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस 5 सेक्शन में उसके 5 सब सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो इसका है वो बताता है कि हमारे हिंदूज़ में ये मोनोगैमी ही अप्लाई करता है, यानी वन मैन एंड वन वुमेन एट वन टाइम। मतलब एक टाइम पे हम बायगेमी या पॉलीगेमी प्रोहिबिट करते हैं, अलाउड नहीं है। और अगर कोई हिंदू अपने लाइफ टाइम में अपने शादीशुदा ज़िंदगी के होते हुए दूसरी शादी करता है और वो शादी या डाइवोर्स नहीं हुआ या उसका कोई स्पाउस मरा नहीं हुआ, उस बंदे का स्पाउस मरा नहीं हुआ और वो दूसरी शादी करता है, तो ये मैरिज वॉइड एब इनिशियो है। वो शादी है ही नहीं, क्योंकि वो बायगेमस मैरिज है। तो हमारे हिंदू में मोनोगैमी अलाउड है। तो पहला जो इसका है क्लॉज 1, वो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि मोनोगैमी है, वन मैन एंड वन। कोई भी पार्टी दूसरी शादी, पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, पर पहली शादी वैलिड शादी होनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट इसका वो देखें, वो बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी कि शादी की सहमति देने के लिए, कंसेंट देने के लिए वो बंदा मेंटल नहीं होना चाहिए। और अगर वो है तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये हम वॉइडेबल मैरिज में सेक्शन 12 में पढ़ते हैं। देन तीसरा जो है वो एज से रिलेटेड है। एज रिलेटेड में बोला जाता है कि जो लड़का है और जो लड़की है, लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए जब शादी होती है। एंड इस पर हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, और ये वॉइडेबल मैरिज है। अगर किसी बच्चे की चाइल्ड मैरिज कर दी जाए तो इसके क्या प्रावधान है इस एक्ट के, वो मैं बाद में बताऊंगी। चौथा और पांचवा ये डील करता है बेसिकली सपेंडा रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को। सपेंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री को हम पहले भी बात कर चुके हैं मॉड्यूल 1 में, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि अगर इनमें शादी हो जाती है तो वो शादी कोई शादी नहीं है, वो वॉइड मैरिज है, यानी वो शून्य मैरिज है। वो कोई भी वो विवाह कानून की नज़रों में विवाह पहले दिन से ही नहीं माना जाता, तो वो शादी मानी ही नहीं जाती है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो पहला इसका क्लॉज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज है कि मोनोगैमी अलाउड है हम हिंदूज के अंदर।
1 मैन एंड 1 वुमेन एट वन टाइम। मैं जब मोनोगैमी की बात करती हूँ तो मैं ये भी बात करूँगी कि ये शादी जो है, जो आपने शादी करी है, ये वैलिड मैरिज होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पार्टीज़ बहुत इंटरेस्टेड हैं आपस में और ऐसे ही साथ में इकट्ठे रहने लग जाएं, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ करार नहीं करे जाएंगे कानून की नज़र में। उनको जब तक वो असेंशियल सेरेमनीज़ नहीं करते हैं, जो सेरेमनी जैसे सप्तपदी मैंने बताया था कि जहाँ पे सप्तपदी की रिक्वायरमेंट है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, और अगर वो पार्टीज़ वो सेरेमनी नहीं करती हैं और ऐसे ही रहती हैं तो वो कानून की नज़रों में हस्बैंड वाइफ करार नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो शादी तो है ही नहीं, वो ऐसे ही रह रहे हैं। और अगर जो फॉर एग्जांपल कोई बहन भाई साथ में रहने लग जाए और दे आर वेरी सीरियस अबाउट ईच अदर और दोनों साथ, तो वो शादी करार करी ही नहीं जाएगी। शादी तब मानी जाती है अगर आप सेरेमनीज करें। अगर आप सेरेमनी करते ही नहीं हैं तो वो शादी नहीं मानी जाती है। तो अगर पहली मैरिज जो है आपकी वैलिड मैरिज नहीं है, आप ऐसे ही रह रहे थे और बाद में वो छोड़ के चले गए और आपके पेरेंट्स ने अब आपकी शादी करवाई है सेरेमनीज के साथ, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ, तो वो आपकी पहली शादी मानी जाएगी। तो इसमें जिस बंदे के साथ आप पहले रह रहे थे उसका कोई राइट नहीं है आपके ऊपर, और वो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि बायगेमी यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। ये शादी जो है अब आपकी वैलिड करार की जा रही है। सिमिलरली अगर आपकी पहली वैलिड मैरिज है और आप दूसरी शादी करते हैं और सेरेमनी करते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो ये सेकंड मैरिज कोई मैरिज लॉ की नज़रों में है ही नहीं, वो वैलिड मैरिज मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि हम हिंदूज़ मोनोगैमी में बिलीव करते हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको पहले को या तो डाइवोर्स हुआ होना चाहिए या आपके स्पाउस की डेथ हो गई हो, तब आप मैरिज करते हैं दूसरी। हालांकि वो शादी पहली शादी वो होगी, क्योंकि वो शादी तो अब आपकी कोई शादी रही नहीं। तो मैरिज करार करने के लिए 1 मैन एंड 1 वुमेन एट वन टाइम, या तो डाइवोर्स हुआ हो या वो बंदा मर गया हो, तो आप शादी में जा सकते हैं। आपका पहला स्पाउस होते हुए आपकी मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, वैलिड मैरिज है, उस शादी में आपने प्रॉपर सेरेमनीज करी है, सब कुछ करा है, और फिर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वो दूसरी शादी कानून की नज़रों में कोई शादी मानी ही नहीं जाएगी। और क्योंकि वो शादी नहीं है तो कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज ही नहीं होंगे। इससे आपके कोई आप हस्बैंड एंड वाइफ करार नहीं किए जाएंगे कानून की नज़रों में। देन सेकेंड है मेंटल। अगर आप अपना शादी की सहमति देने के लिए आपका इतनी भी हालत नहीं है कि आपका मेंटल ऑर्डर है ही नहीं, आप दे ही नहीं पा रहे हैं, या कंसेंट आपने दे दिया शादी के लिए बट आप इतने उस हालत में है कि यू आर अनएबल टू प्रोक्रिएट चाइल्ड, then it's a case of voidable marriage। voidable marriage का मतलब कि वो मैरिज तब तक वैलिड है जब तक का दूसरे पार्टी जो एग्रीव पार्टी है वो उसको एनल ना कर दे। तो यानी इसमें एक पार्टी के पास, जो एग्रीव पार्टी है, उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो मैरिज को एनल कर दे। जब तक कि वो एनल नहीं करता तो पहली मैरिज जो उसकी वो है वो वैलिड मैरिज, वो जो इसके सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 12 में हिंदू मैरिज एक्ट में। तो अगर आपके पास वो ग्राउंड है और आपने वो अवेल नहीं किया, फॉर एग्जांपल सेक्शन 12 में इम्पोटेंसी है, आपके पास मेंटल डिसऑर्डर है, आपके पास कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स है, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, ये 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 12 में। अगर आप इनका ऑप्शन नहीं लेते, आपके पास वो ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है पर आप नहीं करते हो और शादी हुई है, तो वो आपकी मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ लॉ। आपको वॉइडेबल के लिए कराने के लिए कोर्ट में जाना होता है, उसको एनल करवाना होता है। तो एनलमेंट इज देयर, पर उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। घर बैठे बिठाए एनल शादी नहीं होगी। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये आपका सेक्शन 12 में आता है। जब तक आप इसको एनल नहीं करते तो, और आप अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, आपके पास ग्राउंड है भी और आप नहीं जा रहे कोर्ट में, तो वो मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ लॉ। मैंने आपको जो बाइगेमस ऊपर इससे पहले जो ग्राउंड बताया था, बाइगेमस मैरिज और पॉलीगेमस मैरिज इज नो मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ एज फार एज हिंदूज आर कंसर्न। जहाँ तक हिंदूज का सवाल है वो कोई शादी मानी जाएगी नहीं। सेकेंड था मेंटल डिसऑर्डर।
थर्ड है एज का। अभी मैंने आपको बताया कि लड़के की एज 21 साल और लड़की की 18 साल की होनी चाहिए जब उनको शादी करनी होती है। अगर इससे छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है तो हम उसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं। और चाइल्ड मैरिज इसका एक एक्ट है, पहले हम लोग चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट होता था, बट अब वो नहीं अप्लाई करते। अब हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, 2006 में आया था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये वॉइडेबल मैरिज है। चाइल्ड मैरिज इज अ वॉइडेबल मैरिज, यानी वो मैरिज तब तक वैलिड है, बिल्कुल ठीक मैरिज है, जब तक कि आपको उसको एनल करने कोर्ट में नहीं जाते। तो अगर बच्चों की शादी हो जाती है तो वो वॉइडेबल मैरिज है। और फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर इससे पहले शादी कर देती है, इस उम्र से पहले शादी हो जाती है, तो इन दोनों के पास ये राइट है, जब ये 18 या 21 के हों, कि 2 साल तक का इनके आगे इनके पास राइट है, वो इस मैरिज को एनल करवा सकते हैं। अगर वो एनल नहीं करवाते तो वो मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ लॉ। यानी तो इसके लिए वॉइडेबल के लिए ये ज़रूरी है कि आप मैरिज को एनल करवाएं। नहीं करवा रहे तो वो मैरिज बिल्कुल ठीक शादी है कानून की नज़रों में। तो ये चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का था। इसमें कई और भी प्रोविजंस हैं कि अगर लड़की छोड़ के आ जाती है तो कस्टडी, उसका मेंटेनेंस का, उसका कोई बच्चा है तो बच्चे की मेंटेनेंस का, इसका रेजिडेंस का राइट, कुछ काफ़ी चीज़ें इस पर प्रोविजंस इसकी हैं, एंड जो हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं। और बेसिकली ये वॉइडेबल है, एंड 2 साल के अंदर अंदर लड़का और लड़की ये मैरिज को एनल करवा सकते हैं। चौथा और पांचवा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सपेंडा रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये अगर इनमें शादी हो जाती है, पार्टीज यानी लड़का और लड़की या तो दोनों सपेंडा हैं या प्रोहिबिटेड डिग्री में हैं, राइट, तो उनकी जो मैरिज है वो टोटली वॉइड है कानून की नज़रों में। वो शादी कोई पहले दिन से कोई शादी वो शादी है ही नहीं। वॉइड और वॉइडेबल में मेजर डिफरेंस ये है कि जो वॉइड मैरिज है वो कानून की नज़रों में कोई शादी है ही नहीं। तो एक तो बाइगेमस मैरिज, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडा रिलेशनशिप, ये कानून की नज़रों में कोई शादी है ही नहीं। अगर इनमें लड़का लड़की शादी करते हैं तो वो कानून की नज़र में हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, राइट फ्रॉम डे वन। उनको कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शादी है ही नहीं। वॉइडेबल में ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास वो 4 ग्राउंड्स हैं, मैंने अभी बताया था सेक्शन 12 में वो ग्राउंड्स दिए गए हैं, इम्पोटेंसी, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी, मेंटल डिसऑर्डर एंड कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स। तो अगर पार्टी के पास ये ग्राउंड है तो जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है और अपनी शादी को एनल करवा सकती है। अगर वो एनल नहीं करवाएगी तो वो मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ लॉ। इसमें कोर्ट में जाना ज़रूरी है, घर बैठे बिठाए ये नहीं एनल होता। वॉइड मैरिज में कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टीज चली जाती हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर पोजीशन। वॉइडेबल में कोर्ट में जाने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक आप उसको एनल नहीं करवाएंगे वो कंप्लीटली वैलिड मैरिज है इन द आइज ऑफ लॉ। देन इसके अलावा हम लोग ये जो थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज थे। सेक्शन 7 जो है, जो बेसिकली डील करता है, धारा 7 जो है वो सेरेमनीज़ को डील करती है। एंड इसमें सेरेमनीज़ में सबसे पहला ये है कि मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि या तो आपकी शास्त्रिक सेरेमनीज़ है जहाँ पे सप्तपदी का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे पार्टीज़ के वहाँ पे वो सप्तपदी करना ज़रूरी है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर शादी हो रही है, गार्लैंड्स एक्सचेंज हो गए हैं और लोग खाना वाना खा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फॉर एग्जांपल उसी वक्त वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और 7 फेरे नहीं हो पाए जो कि असेंशियल रिक्वायरमेंट थी, सप्तपदी 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, तो वो मैरिज नहीं है। तो जहाँ ये रिक्वायरमेंट है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, सप्तपदी, वो असेंशियल सेरेमनी है और अगर वो नहीं लिए गए तो वो मैरिज करार नहीं की जाएगी, मैरिज मानी ही नहीं, वो शादी हुई ही नहीं एक्चुअली।
जितना मर्जी आपने गार्लैंड्स एक्सचेंज कर लिए, जितना मर्जी खाना खा लिया, जितना मर्जी डांस कर लिया, वो शादी कोई शादी मानी ही नहीं जाएगी कानून की नज़रों में। तो सप्तपदी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। पर अगर आपका कोई और कस्टम है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि सिर्फ अगर आपने मांग में सिंदूर भर दिया और वो कस्टम है वहाँ पे पार्टी का, तो वो भी अलाउड है। तो उसके लिए और सप्तपदी रिक्वायरमेंट नहीं है तो सप्तपदी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो पार्टीज, जैसे हिंदूज, मैंने बोला था कि ये हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर लड़का हिंदू है और लड़की सिख है तो इन दोनों की कोई भी, फॉर एग्जांपल सिक्स में अनंत कारज होता है, लड़का हिंदू है लड़की सिख है, तो इनमें से लड़का या लड़की की कोई भी सेरेमनी, चाहे वो लड़की की सेरेमनी हो चाहे लड़के की सेरेमनी हो, रिक्वायरमेंट हो, वो आप एक कर सकते हैं तो भी मैरिज वैलिड करार करी जाएगी। फॉर एग्जांपल लड़का हिंदू है और उसके यहाँ सप्तपदी है, लड़की सिख है उसके यहाँ अनंत कारज है, तो अगर आप सप्तपदी ना करके अनंत कारज भी कर लेते हैं तो दैट मैरिज इज कंप्लीटली वैलिड। वो पार्टीज का वो होना चाहिए, पार्टीज मतलब लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी एक की भी सेरेमनी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़रूरत होती है, तो उनमें से करना ज़रूरी है। अगर उन दोनों के उसमें से नहीं करते तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। ये बेसिकली सेक्शन 7 है, जो धारा 7 है, जो हिंदू मैरिज एक्ट को डील करती है। इसके अलावा हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड में उन्होंने रिलेशंस भी बताए गए हैं कि फॉर एग्जांपल आप इफ वन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, असेंडेंट मैंने आप ऊपर जाते हैं आपके एंसेस्टर्स के उधर, डिसेंडेंट मैंने आपके ऑफस्प्रिंग्स नीचे के साइड, तो उनके साथ शादी अलाउड नहीं है। देन वाइफ ऑफ लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, उनकी बीवी से भी आप शादी नहीं कर सकते, ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकते, फादर के ब्रदर, मदर के ब्रदर, ब्रदर्स की वाइफ के साथ आप वो नहीं कर सकते। देन दो भाइयों के बच्चों की शादी नहीं हो सकती, दो सिस्टर्स के बच्चों की शादी नहीं हो सकती, अंकल एंड नीस की शादी नहीं हो सकती, आंट एंड नेफ्यू की शादी नहीं हो सकती, चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैंने अभी बताया, इनके बीच में शादी नहीं हो सकती। ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और इनकी शादी वो नहीं मानी जाती। इसके अलावा सेक्शन जो धारा 17 है हिंदू मैरिज एक्ट का बताता है कि अगर, जैसे मैंने आपको मोनोगैमी के बारे में बताया था कि अगर आप बाइगेमी करते हैं तो यू आर लायबल, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। आप बाइगेमी के लिए आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। इंडियन पेनल कोड जो एप्लीकेबल था हमारे पहले, उसमें सेक्शन 494 था जो अप्लाई करते थे, एंड अब BNS में सेक्शन 82 है जो इसको डील करता है, एंड पनिशमेंट भी दी गई है कि अगर आप अपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर स्पाउस, आपका स्पाउस जिंदा है और आपका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ एंड आप दूसरी शादी कर रहे हो, वो मैरिज वैलिड मैरिज है और आप दूसरी शादी कर रहे हो, तो आपको प्रोसिक्यूट फॉर बाइगेमी कर सकते हैं BNS के अंडर। पहले 494 में करते थे, अब सेक्शन 82 ऑफ BNS में करते हैं, एंड यू आर लायबल फॉर दैट थिंग। उसके अलावा सेक्शन 7 के अलावा सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को डील करता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कंपेनियनशिप ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, एंड इस बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए ही बंदा शादी करता है कि उसको कंपेनियन मिले, अपना सुख दुख का साथी हो, और शादी के बाद कॉन्जुगल राइट्स आते हैं, कितने आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो ये इसे शादी करते हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि शादी के बाद कोई भी एक पार्टी या लड़का या लड़की दूसरे स्पाउस को विड्रॉ करता है, अगर विड्रॉ मतलब उसकी कंपनी को छोड़ देता है या छोड़ के चला जाता है और कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, तो जो एग्रीड पर्सन है वो कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डाल सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस एक्ट के अंदर। मैंने अभी बोला कंपेनियनशिप रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपने स्पाउस को कंपेनियनशिप देनी है, आपको उसके साथ रहना है। अगर आप उसको छोड़ के चले गए, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है शादी के बाद,
तो आपका ये जो एग्रीव्ड पर्सन है, क्योंकि लॉ में हमेशा एग्रीव्ड पर्सन के पास राइट्स एंड रेमेडीज होती हैं। जो बंदा खुद गलत है उसके पास राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही गलती पर है। कौन कोर्ट में जाएगा? कोर्ट में हमेशा जो बंदा एग्रीव्ड है, जिसके साथ कुछ हुआ है, राइट, तो वो कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे भी जो बंदा छोड़ के गया है वो कोर्ट में नहीं जाएगा। जिसको छोड़ा गया है शादी के बाद, उसकी कंपनी को छोड़ा गया है और आप कहीं और चले गए हो और कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है। रीजनेबल कॉज का मतलब मेरा, फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत पीटता है, बहुत मारता है, शराब पी के आ जाता है और मारता है, जिसकी वजह से स्पाउस की हेल्थ खराब हो जा रही है, तो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी वजह से हेल्थ खराब हुई जा रही है, तो यहाँ पे अगर वाइफ अपने हस्बैंड, इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, वाइफ अपने हस्बैंड को अगर छोड़ के चली गई तो शी हैज़ अ रीजनेबल कॉज, उसके पास रीजनेबल कॉज है। तो यहाँ पे हस्बैंड कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहने के लिए कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को मेरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वो करा जाए, कि वो उसको आना पड़ेगा वापस, ये वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो गलती पे है। पर अगर वाइफ कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, शादी हो गई है, वैलिड मैरिज है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उसके बाद हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है और कोई रीजनेबल कॉज उसके पास नहीं है, देन कोर्ट में हस्बैंड जा सकता है और जाने के बाद वो ये केस फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ, वो कहेगा कि मेरा जो रेस्टिट्यूशन का ये है, कॉन्जुगल का ये, कॉन्जुगल इज मैरिज, तो उसको रिस्टोर किया जाए, पुनर्स्थापना की जाए उसके मैरिटल राइट्स को, जितने भी उसके राइट्स हैं ये, तो उसमें वो जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप फाइल करते हैं ये केस। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो याचिका करता है, यानी पिटिशनर है, हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए। मतलब यानी अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रही हूँ तो यानी ये मैरिड बंदों के लिए अप्लाई करता है, मैरिड बंदों के लिए। देन सेकेंड, यहाँ पे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को मेरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट दिया जाए। सो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, एंड कोई भी याचिकाकर्ता में से कोई भी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, दोनों के ऊपर अप्लाई करता है। तो जो भी छोड़ के जाता है तो दूसरा जो एग्रीव्ड बंदा है वो कोर्ट में जाके अपना ये हक मांग सकता है कि मुझे मेरा कॉन्जुगल राइट रिस्टोर किया जाए। एंड अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है और आप ऐसे छोड़ के गए हो तो कोर्ट आपको कहता है कि दिस थिंग शुड बी रिस्टोर्ड, एंड द अदर पार्टी जो छोड़ के गया है उसको वहाँ पे आना पड़ेगा और उसके साथ अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, एज द केस में बी। तो यानी हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए, यानी जो मैरिज होनी चाहिए वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। वैलिड मैरिज का मतलब प्रॉपर सेरेमनी होनी चाहिए। मैंने अभी बताया था सप्तपदी है, ये सेरेमनी का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आ रहे, आप सपिंडा नहीं हैं, आपकी ये वैलिड मैरिज है, तो इसमें से या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जा सकता, दोनों में से मतलब जो एग्रीव्ड है वो जा सकता है और कोर्ट को प्रार्थना करेगा कि मुझे मेरा कॉन्जुगल राइट रिस्टोर किया जाए। तो कोई भी इसमें हो सकता है। एंड जो दूसरा पार्ट है उससे ये ज़रूरी है कि उसने सोसाइटी को विड्रॉ किया है और उसके पास रीजनेबल कॉज है, यानी वो छोड़ के जाना चाहिए और उसके पास रीजनेबल कॉज भी होना चाहिए कि वो क्यों छोड़ के गया। अगर उसके पास रीजनेबल कॉज नहीं है कि वो क्यों छोड़ के गया तो कोर्ट उसको कुछ नहीं कर सकता। रीजनेबल कॉज, फॉर एग्जांपल, कि पति बहुत, अभी मैंने बताया कि बहुत मारता पीटता है या शराब पी के आता है जिसकी वजह से बहुत लड़ाई होती है और दूसरी स्पाउस की हेल्थ खराब हो रही है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ जो कोर्ट ने किन किन एग्जांपल्स में इनको रीजनेबल कॉज बोला है। या ये भी हो सकता है कि प्योर वेजिटेरियन वाइफ को आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स करो कि आप नॉन वेज खाओ। अब कोई भी वेजिटेरियन अगर लेडी होगी, ऑब्वियसली वो वो कहे कि तुम्हें नॉन वेज बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, तो ये और इन चीज़ों को, या बहुत मारता है उसको,
ये जो चीज़ें हैं इनमें रीजनेबल कॉज करार किया गया है कोर्ट ने, एंड अगर इनकी वजह से वाइफ जाती है या छोड़ के चली जाती है तो उसके पास रीजनेबल कॉज है। अब यहाँ पे हस्बैंड कोर्ट में नहीं जा सकता और केस फाइल नहीं कर सकता। बट कई जगह फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ है कि आपको थोड़े बहुत ताने मार दिए, दहेज कम लाए हो, सुनाते हैं और कुछ नहीं कहते, और कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ है, थोड़ी बहुत हर गृहस्थी में, हर शादीशुदा ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती हैं, और अगर ये बोला जाता है तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ है। इन केसेस में आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर आप जाते हैं तो कोर्ट आपको वापस घर जाने को बोल सकता है कि ये रीजनेबल कॉज नहीं है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि पति या पत्नी में से एक कोई भी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अगर घर छोड़ के चला जाता है तो जो एग्रीड स्पाउस है वो कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाएगा और वहाँ पे प्रार्थना करेगा कि उसके स्पाउस को वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो शादीशुदा है एंड ही वांट्स टू रिस्टोर दैट कॉन्जुगल राइट्स, उसको करने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपका पहले तो ये चल जाता था क्योंकि यूजुअली वुमेन इतना बाहर काम नहीं करती थी और मेन थे वो बाहर जाते थे, कमाते थे, और जो लेडी थी वो घर का काम करती थी, तो सोसाइटी का सेटअप ऐसे ही था। बट अब विद चेंजिंग टाइम्स विमेन जो है अब वो भी कामकाजी महिला है, तो अगर वो भी काम कर रही है और हस्बैंड भी काम कर रहा है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है या विदाउट एनी मतलब अलग हो जाते हैं ये दोनों, मतलब या ऐसे करके यहाँ पे अगर हस्बैंड फाइल करता है केस कि रिस्टोर किया जाए, तो अब क्वेश्चन आता है कि कोर्ट का क्या इसमें डिसीजन होना चाहिए। बड़े इसमें लैंडमार्क केसेस तीरथ कौर का केस था, अयोध्या प्रसाद का एक केस था, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि वाइफ का काम है घर में काम करना और हस्बैंड बाहर जाता है, तो वाइफ को अपना, अगर वाइफ कहीं और भी वो कर रही है तो उसको हमेशा वाइफ को हस्बैंड को ही कंपनी देनी चाहिए, उसके जाना चाहिए, तो हस्बैंड के पास जाना चाहिए। पर बाद में ये चीज़ जो है अब क्योंकि आजकल हम टाइम देखते हैं कि महिलाएं बहुत कामकाजी हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अलग अलग जगह पे दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड दिल्ली में है और वाइफ जयपुर में है और उनका वीकेंड अरेंजमेंट है, एक वीकेंड पे हस्बैंड आता है, एक वीकेंड पे वाइफ आती है, या इनकी लड़ाई हो जाती है वीकेंड, तो और हस्बैंड अगर केस फाइल करता है कि दे आर मैरिड एंड वाइफ शुड लीव द जॉब एंड वो अपने हस्बैंड के यहाँ पे आके शी शुड फुलफिल हर कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो क्या रिस्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट का डिफरेंट अप्रोच आया है एंड कोर्ट ने ये बोला है कि क्योंकि आर्टिकल 14 इज देयर, राइट टू इक्वालिटी इज देयर, विमेन भी एजुकेटेड है, कई जगह इक्वली एजुकेटेड है, कई जगह ज़्यादा है, कई जगह ज़्यादा कमा रही है, इक्वली कमा रही है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप अपनी नौकरी छोड़ के आइए और हस्बैंड के साथ रहिए, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में हस्बैंड, क्योंकि उसका बाहर कमाना है, आपको घर का संभालना है, तो आप घर संभालिए और नौकरी छोड़िए। अब कोर्ट ये नहीं कह सकता है, क्योंकि नहीं कहता, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। सो कई बार इसको लेके क्वेश्चन भी आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी क्या है, तो कितने केसेस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें टी सरिता का केस है, हरविंदर कौर का केस है, जहाँ पे टी सरिता में तो बोला था कि इट इज़ ये जो है सेक्शन 9 है, ये इसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन सबको वायलेट करता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी जॉब छोड़ के आइए और उसके साथ रहिए, क्योंकि आपको शादी हो चुकी है तो आपको हस्बैंड के साथ ही रहना है, आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो ये इट इज़ वायलेटिव। बट देन हरविंदर कौर में कोर्ट ने बोला कि ये इसलिए करा गया है ताकि जितने भी मैरिटल टाइज हैं वो सस्टेन्ड रहे, शादियाँ टूटे ना। तो आफ्टर मैरिज, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे रहना होता है, कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये इस सेक्शन का पर्पस बेसिकली यही है कि ताकि ये जो मैरिटल टाइज है ये रिस्टोर रहें। बट सरोज रानी का केस आया बाद में, जहाँ पे ये चैलेंज किया गया एंड इट वाज लेड डाउन बाय द कोर्ट एज फार एज दिस
ये जो पर्टिकुलर केस है कि जहाँ पे शादियाँ टूट गई हैं बिल्कुल, तो देयर इज़ नो पर्पस कि उनको आप जस्ट रेस्टिट्यूशन के नाम पे उनको सस्टेन कर रहे हैं। इतने इतने सालों से लोग अलग रह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं क्योंकि ये रेस्टिट्यूशन है इसको आना पड़ेगा छोड़ छाड़ के, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जब मैरिज इस पर्टिकुलर केस में सरोज रानी में कोर्ट ने बोला था कि जब मैरिज बिल्कुल टूट गई है तो उसको रिटेन करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ अलग हो गए थे तो वाइफ ने रेस्टिट्यूशन का केस डाला और हस्बैंड 1 साल तक नहीं आया तो उसने फिर डाइवोर्स का केस डाल दिया और उसको हाई कोर्ट से वो मिल गया। देन वाइफ सुप्रीम कोर्ट में गई, बहुत सालों से वो अलग रह रहे थे। उसने बोला कि ये हस्बैंड मेरा चाहता था कि मैं रेस्टिट्यूशन का केस डालूं ताकि 1 साल तक ये फुलफिल ना करे और 1 साल तक फुलफिल नहीं करेगा तो डाइवोर्स के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। तो ये इसका पर्पस वो था इसमें। पर कोर्ट ने फिर यहाँ पे बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इतने साल से आप लोग अलग रह रहे हैं, ये एक तरह से शादी टूट चुकी है तो इसको रिस्टोर करना का कोई अब सेंस नहीं बनता है। तो कोर्ट का डिसीजन इस केस में ये आया था। देन इसके बाद कई इसमें केसेस कोर्ट ने दिए हैं, बट ये जो मैंने आपको बताए थे ये लैंडमार्क केसेस इसके में थे। ये सेक्शन 9 बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को बताता है। इसके अलावा 11 और 12 जो हमारे सेक्शंस हैं, ये जो 11 के प्रोविजंस हैं 3 प्रोविजंस हैं और जो 12 के प्रोविजंस हैं वो उसमें 4 प्रोविजन मैंने कि हालांकि उनके पॉइंट्स थोड़े बताए भी थे कि इम्पोटेंसी होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, देन कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स होता है, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी होता है। एंड तो ये और 11 एंड 12 वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को डील करते हैं। ये जितने भी सेक्शन से, फॉर एग्जांपल इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये हमने सेक्शन 5 में पढ़े थे। 11 में 3 चीज़ें आती हैं जो वॉइड करार, जिसमें शून्य और शून्य करनी शादी जिसको हम बोलते हैं। शून्य शादी मतलब जो वॉइड मैरिज है और शून्य करनीय मतलब जो वॉइडेबल मैरिज है। तो ये 11 और 12 में रिस्पेक्टिवली डील किए गए हैं। शून्य में 3 ग्राउंड्स हैं कि जो शादी शुरू से ही कोई शादी कोर्ट की नज़र में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाइगेमस मैरिज करते हैं, अपने स्पाउस के होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं, प्रॉपर सेरेमनीज के साथ करते हैं, तो वो शादी है ही नहीं। और अगर सेरेमनीज हो रही हैं तो जो आपकी पहले, दैट्स अ केस ऑफ बाइगेमस मैरिज, और आपकी जो पहली वाइफ है वो आपको बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकती है। पहले 494 में होता था आईपीसी में, बीएनएस में सेक्शन 82 में होता है। तो यानी हिंदूज में 1 मैन एंड 1 वुमेन एट 1 टाइम जो कि लॉ है हमारा। सेकेंड और थर्ड जो इसके हैं प्रोहिबिटेड और सपेंडा रिलेशनशिप को डील करता है। ये सारे हमने सेक्शन 5 में पढ़े थे। सपेंडा रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इनमें शादियां नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें शादी होती है तो वो शादी राइट फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही वो शादी कोई शादी नहीं है कानून की नज़रों में। सपेंडा में 3 आप माता की साइड से लेते हैं और 5 आप जनरेशंस पिता की साइड से लेते हैं। अगर इसमें आप फॉल कर जाते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसमें आप आ जाते हैं इसके अंदर, तो यानी ये पार्टीज मतलब लड़का लड़की जिनकी शादी होनी है वो सपेंडा हैं एक दूसरे के। और अगर वो सपेंडा हैं तो इनकी शादी अगर हो भी गई है, या वैसे तो हो ही नहीं सकती, अगर शादी हो गई है तो वो शादी कानून की नज़र में कोई शादी नहीं है। राइट फ्रॉम डे 1 वो मैरिज कोई मैरिज नहीं है। जितनी मर्जी आपने सेरेमनी कर ली हो, प्रॉपर जो मर्जी कर लिया हो, पर वो शादी करार नहीं करी जाएगी क्योंकि आप सपेंडा हैं। और अगर सपेंडा हैं तो दैट मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो। पहले दिन से ही वो शादी कोई शादी नहीं है कानून की नज़र में।
डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड भी मैं बता चुकी हूँ कि सर्टेन रिलेशंस मेंशन किए गए हैं एक्ट के अंदर जहाँ पे आप शादी इनमें नहीं कर सकते। और ये जैसे मैंने बताया था सपेंडा नीचे से ऊपर जाता है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड दोनों तरफ होता है, ऊपर से नीचे भी है, नीचे से ऊपर भी है। तो ये दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सपेंडा एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये मेजर अंतर है दोनों के बीच में। तो अगर इनमें भी शादी हो जाती है तो ये शादी कोई शादी नहीं है। पर इन दोनों में, चाहे वो सपेंडा है चाहे वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, अगर आपका कस्टम, क्योंकि ये एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आप कस्टम आपका अलाउ कर रहा है तो दैट मैरिज इज अलाउड। तो यानी अगर कस्टम नहीं है और फिर आप सपेंडा हैं या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो, और आपका कस्टम नहीं है और शादी कर लेते हैं, तो वो शादी करार नहीं करी जाएगी। कस्टम है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि साउथ इंडिया में मामा भांजी की शादी, हालांकि उसमें फॉल कर रहे हैं, बट फिर भी इनका क्योंकि कस्टम है तो इट इज़ अलाउड, तो वो शादी ठीक मानी जाती है। तो मतलब उसको वो वॉइड नहीं है। तो बेसिकली कस्टम जहाँ जहाँ मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, हालांकि कस्टम्स अब चले गए हैं, जो पहले हिंदू मैरिज एक्ट से कस्टम थे वो अप्लाई नहीं होते, और अगर कोई है भी इसका यहाँ पे एक्सप्लिसिट अगर एक्ट में मेंशन है तभी वो चलेगा, नहीं तो सारे कस्टम ख़त्म हो चुके हैं जो कि नहीं मेंशन है। अगर एक्ट में कस्टम मेंशन है तो वो कस्टम वैलिड है। सिमिलरली अगर लॉ कोई जो पहले अगर प्री एग्जिस्टिंग लॉ था वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है तो हिंदू मैरिज एक्ट प्रिवेल करेगा, वो लॉ जो इनकंसिस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन 4 में मैं लेक्चर 1 में पहले बता चुकी हूँ। पर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडा में अगर आप एक्ट देखेंगे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अनटिल एंड अनलेस द कस्टम अप्रूव्स ऑफ द सेम, यानी कस्टम अलाउ कर रहा है तो ये मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज है, चाहे वो सपेंडा या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ गई है तो भी। वॉइड में इन तीनों में आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शादी जब शादी ही नहीं है तो आप कोर्ट में क्या करके उसको वो ख़त्म करवा रहे हैं। वो शादी कानून की नज़र में शादी थी ही नहीं। बट अगर सेक्शन 12 में आएंगे आप तो वहाँ पे वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है। वॉइडेबल मैरिज में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो तब तक मैरिज वैलिड है जब तक कि उसको एनल ना करवाया जाए। अगर आप सोच ही रहे हैं आपके पास ग्राउंड है, पर आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड कौन सा? या तो आपका स्पाउस इम्पोर्टेंट है, या मेंटल डिसऑर्डर है, या कंसेंट अगर ऑब्टेन हुई है शादी की फ्रॉड या फोर्स से हुई है तो ये केस है, या कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी है। अगर आपके पास ये 4 ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड है, यानी आप इस शादी को एनल करवा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पास ग्राउंड भी नहीं है और आप शादी को एनल करवाना चाह रहे हैं। इन ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड अगर आपके पास है तो आपको कोर्ट में जाना ज़रूरी होगा उसको एनल करवाने के लिए। अगर आप कोर्ट में नहीं गए, आपके पास ये ग्राउंड था, या आप सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा और गए नहीं, और भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, वो वैलिड मैरिज है और आपकी वाइफ को लीगली वैलिड वाइफ होने की वजह से सारे वही राइट्स मिलेंगे जो मिलते हैं। पर क्योंकि इसको एनल करवाना ज़रूरी होता है और एनल आप घर बैठे बिठाए नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोर्ट में जाना ज़रूरी है। तो कोर्ट में जाके ही आप इसको एनल करवा सकते हैं। ये जो शादी है अमान्य करणीय विवाह के लिए आधार पहले मैंने बताया इम्पोटेंसी, नपुंसकता। इम्पोटेंसी 2 तरह की होती है, फिजिकल इम्पोटेंसी एंड मेंटल इम्पोटेंसी। फिजिकल इम्पोटेंसी में मतलब ये किसी को भी हो सकती है, लड़के को भी हो सकती है, लड़की को भी हो सकती है। तो अगर किसी को भी है तो जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जाएगा और अपनी मैरिज को एनल करवाएगा। तो यानी पहले ये होता था कि शादी के टाइम कि बंदे को शादी के टाइम तो होना ही चाहिए और जब वो कोर्ट में जा रहा है तब भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बट ये सब अब खत्म हो चुका है। अब यही है कि यू आर अनएबल टू कॉन्ज्यूमेट योर मैरिज ड्यू टू इम्पोटेंसी ऑफ योर स्पाउस। तो यानी अगर वो फिजिकल या मेंटल इम्पोर्टेंट है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और एनल करवा सकते हैं अपनी शादी। कौन जाएगा? जो एग्रीव पार्टी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
क्योंकि इम्पोर्टेंट बंदा नहीं जाएगा, वो जो एग्रीव पर्सन यहाँ पे जो दूसरा है स्पाउस है वो है, और वो जाके अपनी मैरिज को एनल करवाएगा। फिजिकल इम्पोर्टेंसी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, अनड्यू लार्ज मेल ऑर्गन, स्मॉल वेजाइना, ये कुछ ऐसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं कर पा रहे, कॉन्ज्यूमेशन हो ही नहीं पा रहा। कॉन्ज्यूमेशन इज व्हेन यू आर अनेबल टू कॉन्ज्यूमेट योर मैरिज, व्हेन यू आर अनेबल टू हैव नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकॉर्स। इट कुड बी अनड्यू लार्ज मेल ऑर्गन हो गया या स्मॉल वेजाइना हो गया, तो आप फिजिकल डिफॉर्मिटी, फिजिकल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है आपकी, तो दैट इज फिजिकल इम्पोर्टेंसी। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस है तो जो एग्रीव पर्सन है वो जाएगा कोर्ट में और अपनी मैरिज को एनल करवाएगा। मेंटल इम्पोर्टेंसी भी इंक्लूडेड है, यानी अगर बंदा फिजिकली तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेंटल है, इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल उसको डर है, डर की वजह से वो शादी को कॉन्ज्यूमेट नहीं कर पाता, मतलब काफ़ी टाइम हो गया और नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल केस था जहाँ पे पार्टीज कितने टाइम इकट्ठे रहे बट जब भी कॉन्ज्यूमेशन का टाइम आता था तो पार्टी डर जाती थी और वो आने नहीं कर पाते थे नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकॉर्स। तो दैट मीन्स आपको मेंटल इम्पोर्टेंसी है। तो अगर आपको मेंटल इम्पोर्टेंसी है तो भी दूसरा स्पाउस जो एग्री स्पाउस है वो कोर्ट में जाके मैरिज को एनल करवा सकता है, फिजिकल हो या मेंटल हो। ये नहीं है कि फिजिकल और मेंटल दोनों होनी चाहिए, इनमें से अगर एक भी है तो भी एग्रीव पर्सन कोर्ट में जा सकता है और इस मैरिज को एनल करवा सकता है। बट एक चीज़ है कि अगर ये क्योरेबल है तो आपके पास रेमेडी खत्म हो जाती है। आजकल अब कितनी चीज़ें हैं, कितनी बीमारियां हैं कि क्योरेबल हैं वो, अगर आपको उसको इलाज है उसका, आप उसका इलाज करवा के ठीक हो सकते हैं। कितने केसेस हैं जहाँ पे इलाज करवा के लोग ठीक हुए हैं, तो आपके पास ये ग्राउंड ख़त्म हो जाता है। आप तभी कोर्ट में जा सकते हैं अगर ये इनक्योरेबल हो, अगर क्योरेबल है तो ये ग्राउंड आपके लिए ख़त्म है, तो नहीं कर सकते। सेकेंड इज मेंटल डिसऑर्डर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो भी वो मैरिज वॉइडेबल है, जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है और अपनी शादी को एनल करवा सकती है। थर्ड ग्राउंड है जो अवॉइडेबल का जो ग्राउंड है कि आपकी जो कंसेंट है फ्रॉड या फोर्स की वजह से हुई है। अब फोर्स फॉर एग्जांपल हम कितनी पुरानी हिंदी फिल्म में देखते थे कि शादी के टाइम पे लड़की के पीछे पिस्टल लगा दिया है या उसको बोल दिया गया, डराया गया है कि अगर तुम आवाज़ करोगे या शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, मैं तुम्हारे भाई बहन को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो आप किसी को अगर डरा के उसके साथ शादी कर रहे हो, दिस इज कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। कोई डेफिनेशन नहीं है फोर्स की, या फ्रॉड की भी डेफिनेशन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम फ्रॉड पढ़ते हैं, क्या वो नहीं है। अगर आप फोर्स और फ्रॉड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें से अगर कोई भी होगा तो जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जाके अपनी मैरिज को एनल करवा सकती है। अब फोर्स में मैंने अभी बताया कि कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपने ज़बरदस्ती शादी करी है, वो बंदा दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं शादी करना चाहता था, पर डर की वजह से उस बंदे ने हामी भरी और शादी करी। तो इस बंदे के पास ये राइट है, जिसने शादी करी, डर के कारण शादी करी, कि वो कोर्ट में जाए और मैरिज को एनल करवाए ऑन द ग्राउंड कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। सेकेंड जो है दैट इज कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड होता है कि चीज़ कुछ और है, आपने उस बंदे से छुपाई, जो कि बहुत ही मटेरियल फैक्ट था कि अगर आप उसको बताते तो उसका डिसीजन कुछ और हो सकता था। तो दैट इज़ अगर आपने वो छुपाया और शादी कर ली तो भी ये एक ग्राउंड है। इसमें भी एग्रीव पार्टी कोर्ट में जा सकता है या सकती है, दोनों के लिए अवेलेबल है, लड़का लड़की दोनों के लिए ये ग्राउंड अवेलेबल है, और जाके मैरिज को अपनी एनल करवा सकता है या सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो रही है और आपने कहा कि ये एंगेजमेंट का ये है और शादी कर ली, या आप तो उस बंदे को नहीं पता था कि ये शादी हो रही है और आपने शादी, तो दिस इज कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। सेकेंड हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने एज छुपा ली, लड़का बहुत
छोटा है, लड़की बहुत बड़ी है उम्र की, पर आपने उम्र छुपा ली अपनी और बाद में लड़के को पता चला कि लड़की तो बहुत बड़ी है, पर और वो चीज़ उसके लिए मैटर कर। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मैटर नहीं करती, ये बहुत सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल कितनी जगह ऐसे हम देखते हैं कि वाइफ बड़ी है, हस्बैंड छोटा है, पता है सब कुछ, ये वो नहीं है। पर कई जगह ऐसे होता है कि आप छुपाते हो चीज़ को, और अगर आप बताते तो वो बंदा शादी ना करता। तो दिस इज फ्रॉड, आपने छुपाया। आपने बीमारी, जो गंभीर बीमारी है, सीरियस डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, या सेक्सुअल एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, आपने वो छुपाई अपने होने वाले से और शादी कर ली, बाद में उसे पता चला, तो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉड। आपने जो कंसेंट ऑब्टेन किया है फ्रॉड से किया है। तो इसमें भी जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जाके अपनी मैरिज को एनल करवा सकता है, ये सकती है। दोनों के लिए ये रेमेडी अवेलेबल है। डिजीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, आपने बोला कि मैं ये हूँ वो, कितने इसके कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अगर आपने मटेरियल फैक्ट जो कि उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता था उसको अगर आपने छुपा दिया। और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं तो हिंदू से ही शादी करूँगा। आप मुसलमान हैं और आपने हिंदू से शादी, फॉर एग्जांपल आपका अफेयर है किसी हिंदू लड़की के साथ, पर आपने उसके आगे पोर्ट्रे करा, दिखाया कि मैं तो हिंदू ही हूँ, और बाद में छुपा के उससे शादी कर ली, और लड़की को बाद में पता चला कि ये मुसलमान है और उसके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तो ये भी फ्रॉड से कंसेंट ऑब्टेन किया गया है। तो वो लड़की कोर्ट में जाके ये मैरिज को एनल करवा सकती है। बट ये डिपेंड करता है, बहुत सब्जेक्टिव है, कभी किसी को नहीं भी फर्क पड़ सकता। कोई कहते हैं हम तो सेक्युलर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलीजन का, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। पर जिसके लिए मैटर करता है और अब वो आपने छुपाया वो चीज़ उससे, तो वो बंदा कोर्ट में जाके ये मैरिज को उसका करवाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करवाएगा तो वो मैरिज कंप्लीटली वैलिड मैरिज रहेगी। आजकल हम कितना देखते हैं कि जब शादी करने लगते हैं, एक केस भी आया था एक परवी वर्सेस वासुदेव का, कि जब हम मैरिज करते हैं तो हम लोग बहुत उससे बताते हैं कि लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत कमाता है, करोड़ों में कमाता है, लड़की राज करेगी, कोई ये है घर, ऑफिस इतना बड़ा है, ये सब चीज़ें बताते हैं। या लड़की का बताते हैं कि बहुत घरेलू है, निटिंग आती है, स्यूइंग आती है, सब कुछ आता है उसको। अब गॉड फॉरबिड आप शादी कर लेते हैं और चीज़ें झूठी निकल आती हैं। आपने बोला था करोड़ों में कमाता है और ये कमाता वो कुछ हैंड टू माउथ है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है। कोर्ट ने उसमें बोला कि ये केसेस, मतलब ये केस जब कोर्ट के पास गया तो लड़की ने बोला कि मुझे बहुत बताया गया था कि ये है, और शादी के बाद तो मुझे पता चला कि कुछ भी नहीं है, तो इसने मुझसे फ्रॉड से हाँ करवाया है। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम ऐसी चीज़ों को एंटरटेन करने लग जाएंगे तो हम ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आएंगे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टीज़ खुद ये अपने कंफर्म करें, खुद जांच पड़ताल करें कि क्या ये सही है या नहीं है। इसके लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है कि इनके बिकॉज इसमें अगर हम एंटरटेन करेंगे ऐसे केसेस तो छोटी छोटी बातों को लेके लोग हमारे पास आएंगे कोर्ट में केस लेके। वी आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, हमारे पास पहले ही बहुत केसेस हैं, हम ऐसे ये एंटरटेन नहीं कर सकते। तो पार्टीज़ को खुद चौकन्ना होना पड़ेगा, और अगर ये मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे हैं तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता इसमें क्या है। तो ये कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन लिया था। ये तो फ्रॉड और फोर्स से हुआ। लास्ट ग्राउंड जो ये है कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अब इसका क्या मतलब है कि यानी शादी हुई है, लड़की जो थी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, उसने ये अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने हस्बैंड से, लड़के से छुपाई, ये बच्चा किसी और का था और फिर इससे इसने शादी कर ली, और हस्बैंड को शादी के टाइम पे पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है और किसी और से प्रेग्नेंट है। तो अगर ऐसा केस है कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी, यानी शादी से पहले की प्रेगनेंसी जो कि छुपाई गई है लड़की ने, और जो उसका हस्बैंड है उसको ये नहीं पता था कि वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट है, किसी और से प्रेग्नेंट है,
तो ये भी केस है जहाँ पे ग्राउंड जो अवेलेबल है, हस्बैंड को अवेलेबल है, वो कोर्ट में जा सकता है और इस मैरिज को एनल कर सकता है। अगर हस्बैंड को पता चला और उसके बाद भी वो इस लड़की के साथ, लड़की जो उसकी वाइफ है उसके साथ रहता रहा, यानी उसने उसकी इस चीज़ को कॉन्डोन कर दिया, माफ़ कर दिया है, फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकता ये लेके कि ये तो किसी और से प्रेग्नेंट है। तो ये चौथा ग्राउंड है जहाँ पे आप अपनी शादी को अमान्य करार करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि पहली तो ये वुमेन प्रेग्नेंट होनी चाहिए, शादी के टाइम प्रेग्नेंट होनी चाहिए, वो किसी और से प्रेग्नेंट होनी चाहिए अदर देन द हस्बैंड, एंड हस्बैंड को उस टाइम पे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, हस्बैंड को सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वो माफ़ कर देता है या पता चल के भी उसके साथ रहता है तो वो फिर कोर्ट में नहीं जा सकता ये इसको अमान्य करार करने के लिए। टाइम पीरियड डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड का तो मतलब वैसे अगर ये सेक्शन देखा जाए तो इसमें 1 ईयर का दिया गया है। एक तो जब एक्ट एप्लीकेबल हुआ है उसमें विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जब आपने ये फ्रॉड डिस्कवर किया है उसकी आपका ये टाइम पीरियड दिया गया है कि विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको ये करवाना पड़ेगा। तो और जानने के बाद हस्बैंड शुड नॉट गो फॉर सेक्सुअल इंटरकॉर्स, और अगर वो चला गया यानी वो उसके पास कोई रेमेडी नहीं रह गई। तो ये वॉइडेबल के ग्राउंड है। तो यानी वॉइड मैरिज के 3 ग्राउंड हैं और वॉइडेबल के 4 ग्राउंड्स हैं। वॉइड मैरिज के लिए सबसे जो मैंने इनके जो डिफरेंसेस भी अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले यही बताते हैं कि वॉइड मैरिज जो होती है उसमें सेक्शन 11 में है, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में है। इसमें आपके वॉइड मैरिज के जो 3 ग्राउंड्स अभी मैंने आपको बताए थे, बाइगेमी नहीं कर सकते आप, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, और सपेंडर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये है तो यानी वो मैरिज, वो शादी नहीं है। आपको मोनोगैमी फॉलो करना है, आपको डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं करनी है, सपेंडा नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी है तो यानी वो शादी राइट फ्रॉम डे 1 मानी ही नहीं जाएगी। सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज मैंने आपको बताया है, उसमें 4 ग्राउंड्स हैं, इम्पोटेंसी, मेंटल डिसऑर्डर, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी। ये 4 ग्राउंड अगर आपके पास इनमें से कोई भी ग्राउंड है तब आप कोर्ट में जाके मैरिज को एनल करवा सकते हैं। अगर आप मैरिज आपने एनल नहीं करवाई तो कंप्लीटली वैलिड मैरिज है, और जो वैलिड मैरिज के वैलिड मैरिज के ऑब्लिगेशंस, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो आप पे अप्लाई करेंगे। आपको इसमें सेक्शन 12 में कोर्ट में जाना ज़रूरी है, नहीं जाते तो आपकी शादी पूरी तरह से वैलिड मैरिज है, और वॉइड मैरिज नहीं है, उसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड मैरिज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मतलब एक्ट के आने के बाद जो शादियां हुई हैं उन पे अप्लाई करती है। यानी हिंदू मैरिज एक्ट जब 18 मई 1955 में आया, उससे पहले की जो शादियां हैं उस पे सेक्शन 11 अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 11 सिर्फ उन्हीं शादियों पे अप्लाई करता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद 18 मई 1955 की शादियों मतलब के बाद जो शादियां हुई हैं। वॉइडेबल मैरिज का यानी जो सेक्शन 12 है जो मैंने भी आपको बताया, वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों है नेचर में। यानी 18 मई 1955 से पहले की जो शादियां हैं उन पर भी, और जो 18 मई 1955 की बाद की शादियां हैं उन पे भी अप्लाई करता है। तो यानी ये दोनों रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। आपका सेक्शन 11 इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। 1955 की शादियों से, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की 3-4 बीवियां हैं पर शादी 18 मई 1955 से पहले की हुई है तो वो चारों उसकी लीगली वैलिड, या 5 शादियां हुई हैं, 5 उसकी लीगली वैलिड वाइफ है। आप ये नहीं कह सकते कि पहली शादी वैलिड है बाकी की 3 या 4 एज द केस में भी वॉइड हो गई। तो सेक्शन 11
प्रोस्पेक्टिव है, 1955 की बाद की शादियों के लिए है, और सेक्शन 12 दोनों के है, 1955 से पहले भी 1955 के बाद की शादियों दोनों पे अप्लाई करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इनके बच्चों का, जो वॉइड मैरिज से बच्चे पैदा हुए हैं या एनल्ड वॉइडेबल मैरिज से बच्चे पैदा हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है। सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट का अप्लाई करता है और ये बोलता है कि ये जो बच्चे हैं जो वॉइड मैरिज से पैदा हुए हैं या एनल्ड वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं, वो लेजिटिमेट बच्चे हैं। बच्चों की कई बार ऐसे कोर्ट ने पहले ये भी बोला था कि पेरेंट्स की गलती की वजह से वाई शुड द चिल्ड्रन सफ़र, माँ बाप की गलती की वजह से बच्चे क्यों सफ़र करें, तो उन बच्चों को लेजिटिमेसी का स्टेटस करार कर दिया गया है, करा है मैरिज लॉज अमेंडमेंट 1976 के एक्ट के थ्रू, और ये बच्चे लेजिटिमेट हैं। तो यानी सेक्शन 16 में 11 और 12 के वॉइड मैरिज और एनल्ड वॉइडेबल मैरिज के बच्चों को लेजिटिमेसी का स्टेटस करार कर दिया गया है। तो सेक्शन 11 एंड 12 वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को डील करते हैं। तो बेसिकली आज हमने मॉड्यूल 2 में सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का डिस्कस किया है। और अब आगे के मॉड्यूल में मैं और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो उसके कई सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आपका 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12, 13 ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट आपके बाद में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस जो है 24, 25, 26, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आज हमने बेसिकली 5, 7, 9, 11 और 12 डील करा है। अगले मॉड्यूल में मैं सेक्शन 10 और सेक्शन 13 को डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स से रिलेटेड है। हमें लेमैन को लगता है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स एक ही बात है, पर ये एक बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ें हैं। सेक्शन जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में डील करता है और डाइवोर्स सेक्शन 13 में डील करता है, और उसमें मैरिटल टाइज सस्पेंडेड है, इसमें मैरिज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो लेसर ईवल है, ये बड़ा ईवल है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 10 और 13 डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। Hi, my name is Gillette Sam and I teach sociology at IIT Kanpur. One of the things you must have noticed if you read or if you talk to people around you is that they often refer to something called globalization, or they often say we live in a global world. What does this mean? Today I'll tell you about how to think about globalization or interpret the word global in a sociological manner. When sociologists refer to globalization, they refer to three things. The first is that that it involves transplanetary processes, which means that something is going on across multiple borders, right? The second is that it involves heightened liquidity and interconnected flows. Now, by liquidity, and this is a term that was coined by the sociologist Zygmunt Bauman, we refer to the increasing interconnectedness of things across the globe, but we also refer to increasing instability across the world, which means that potentially something that is occurring many kilometers away from you actually influences the place that you live in. So if there is a natural disaster happening in one part of the world, maybe that causes people to migrate from that area and they come and settle where you stay. So that is what we mean by liquidity.
And of course, when we're talking about liquidity, we're talking about things that are really moving from one place to the other. Now, the third aspect, and this is something that you may not conventionally come across in the way people use globalization, is that of structures. So, let's take an example. Supposing I, as an Indian citizen, wish to visit a foreign country. Let's say I want to go to South Africa. Can I just pick up my bags and hop on the next plane and go to South Africa? Any logical person is going to say, no, wait, you need to have documents such as your passport or visa. Now, this passport or this visa is a representation of the larger structure that governs how people move across borders. So, we have things like border control, national security agencies that consider what kind of people are going to move from one place to the other. Correct? So, when we think about globalization, an average person typically tends to think about things moving or people moving from place to place. As sociologists, we also consider that there are structures that facilitate or direct this movement across multiple borders.